भैया आज की जो वीडियो है छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है और टॉपिक क्या भाई बहुत जरूरी विषय भी हैं वे। तो पहला तो टॉपिक ये है कि जैसे गन्ने की बंधाई हो गई तो ज़्यादातर जो किसान है खेत के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं। तो कोई ऐसा खाद कोई ऐसा उर्वरक जो कैल्शियम नाइट्रेट के जैसा ही परफॉर्मेंस देवे और या उससे सुपर, जैसे पत्ते के पिछली तरफ है, पत्ते के मतलब ऊपर नहीं है, पत्ते के पीछे की तरफ है ये मक्खी, तो वहां पे जो काम करेगी जो इमीडिएट। देखिए ऐसा है, ये जो दवाएं हैं जो सकिंग पेस्ट के लिए दवा इस्तेमाल होती हैं जी, ये दवा जो है इस तरीके का काम करती हैं कि फुहार के रूप में जब भी पौधे के सिस्टम में जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, चाहे वो पत्ती के नीचे। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भैया आज की जो वीडियो है छोटे छोटे 2-3 टॉपिक है और टॉपिक क्या भाई बहुत जरूरी विषय भी हैं वे। तो पहला तो टॉपिक ये है कि जैसे गन्ने की बंधाई हो गई तो ज़्यादातर जो किसान है खेत के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं। तो कोई ऐसा खाद कोई ऐसा उर्वरक जो कैल्शियम नाइट्रेट के जैसा ही परफॉर्मेंस देवे और या उससे सुपर परफॉर्मेंस देवे, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। और दूसरा है जी कि गन्ने के अंदर एक सफ़ेद मक्खी है, उससे क्या है कि गन्ने के पीछे जो पत्ता है उस पर काले काले धब्बे दिखा रखे हैं। जब उसे खुरेचेंगे या साफ करेंगे तो वहाँ पे जो है सफ़ेद सफ़ेद चकते बन जामे हैं। तो उसके विषय में जानकारी लेनी है। सामने जो है डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर DS सिरोही, इनसे परिचय कराएंगे और इनसे जानकारी लेनी है। और भाई 1-2 किसान हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। तो अच्छा, राम राम जी। राम राम जी। अपना जी एक परिचय करवा दो। मेरा नाम डॉक्टर DS सिरोही। सभी आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं जी। और जैसा आपने सवाल पूछा है, ये जो सवाल आपका है जो किसान भाई आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो कोई मक्खी घूम रही है जी, इसके लिए सबसे सस्ती और बढ़िया दवा है इमिडाक्लोप्रिड जी। तो आप इसको 300 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करा दें तो किसी भी तरह की मक्खी या किसी अवस्था में उनको वो दवा उपलब्ध नहीं होती है तो 30% थाइमोक्सॉन 30% EC उसको भी वो करीब 200 से 250 ml दवा ले लें और प्रति एकड़ का उसका स्प्रे करें तो स्वतः वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। जी। वैसे जो ये सफ़ेद मक्खी जो है ये किस कारण से लग रही है जी इस टाइम? देखिए ऐसा है, एक कीटों का भी एक अपना जीवन चक्र है। ये भी एक अपने एक तरह से, जैसे आप दीमक देखते होंगे, मधुमक्खी देखते होंगे, वे भी एक सामाजिक प्राणी है जी। हर चीज का सिस्टम बना हुआ है जी। तो टेम्परेचर की अनुकूलता और प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए, जैसे इस बार कुछ लोग कह रहे साहब हमें टॉप बोरो ज्यादा, इस साल ड्यू टू टेम्परेचर कंडीशन इस बार दूसरे सालों के मुकाबले टॉप बोरो का अटैक बहुत कम है जी। तो उसी तरीके से ये समय से समय अनुसार किसी का प्रजनन कौन सा इंसेक्ट कब किस तरह का कोई वेरिएशन रहता है, टेम्परेचर में कभी उतार कभी चढ़ाव, तो कीट कभी भी ये अपने लाइफ साइकिल में घूमते रहते हैं। जी जी। तो अब क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बरसात कम हो रही है, तो इस तरह के इंसेक्ट जो हैं ये सकिंग पेस्ट जो है, सकिंग पेस्ट इस टाइम पे जो रस चूसने वाले कीड़े, इनका अटैक उस टाइम पे बढ़ जाता है जी। जैसे पत्ते के पिछली तरफ है, पत्ते के मतलब ऊपर नहीं है, पत्ते के पीछे की तरफ है ये मक्खी, तो वहां पे जो काम करेगी जो इमीडिएट। देखिए ऐसा है, ये जो दवाएं हैं जो सकिंग पेस्ट के लिए दवा इस्तेमाल होती हैं जी, ये दवा जो है इस तरीके का काम करती हैं कि फुहार के रूप में जब भी पौधे के सिस्टम में जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, चाहे वो पत्ती के नीचे है चाहे ऊपर है, तो उस पर वहां पर रिजल्ट आ जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। एक जी टॉपिक जो है थोड़ा ये है कि जैसे हमारे किसान भाई हैं वो गन्ना बंधाई के बाद जो है कमेंट करे हैं बहुत ज़्यादा कि जी कोई ऐसा उर्वरक कोई ऐसा खाद हमें बताओ कि जो गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ सके, तो इस पे प्रकाश डालो जी। देखिए ऐसा है, कैल्शियम नाइट्रेट तो आमतौर से किसान भाई सब लोग जानते हैं और बाजार में, लेकिन इसके साथ जो किसान को थोड़ा इकोनॉमी पड़े, सस्ता बैठे, तो एक खाद का नाम है पोटेशियम सोनाइट जी। उस पोटेशियम सोनाइट 3 खादों का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर पोटेशियम होता है, सल्फर होती है और मैग्नीशियम होता है। तो जैसे आजकल बाजार में चाहे तो आप सल्फर मिल, एक बॉम्बे की कंपनी है, उसका आता है 20 किलो का बैग, 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डाल दें। एक जो दयाल कंपनी है, एक कंपनी जो है ये अपना उसकी पूना की है, तो ये सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट तैयार करे हुए हैं उनको 10 किलो से लेके और 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस समय किसान यूरिया इस्तेमाल ना करें। तो ये दोनों खाद, ये चाहे आप कैल्शियम नाइट्रेट डालें चाहे आप पोटेशियम सोनाइट डालें, ये गन्ने की लंबाई और गन्ने में वजन और मोटाई ये दोनों को प्रभावित करते हैं। मेरा किसान भाइयों से इस समय सुझाव भी है और निवेदन भी है कि वो गन्ने में यूरिया का इस्तेमाल इन दिनों में ना करें। जी।
तो जी कुछ कमेंट है वीडियो के अंदर जो किसान भाइयों ने कर रखे हैं, तो उनकी थोड़ी सी जानकारी दी जावे जी। जी पूछिए। पवन कुमार है जी, ये बोल रहे हैं 0238 गन्ना है, गन्ने की लंबाई तथा मोटाई बढ़ाने का तरीका बताएं, गन्ना 30 इंच पे बोया हुआ है। देखिए, एक तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि अब 0238 आगामी टाइम में इसकी बुआई रोकें, क्योंकि इसमें ये रेड रॉट से बीमारी जो है प्रभावित हो गई है जी। और पूरे प्रदेश में ये उसी तरह से फैलेगी बीमारी। ये बड़ी वैसी इन्फेक्शियस डिजीज है, फंगल डिजीज है, तो ये रुकने वाली नहीं है जी। पर जो वर्तमान में उनकी क्रॉप खड़ी हुई है उसका करने के लिए वो पोटेशियम सोनाइट 10 किलोग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका सेवन करें और बंधाई के बाद करें, जिससे कि वो प्रॉपर रूट के ऊपर लग जाए। जी बिल्कुल। तो उनका उत्पादन में वृद्धि होगी, उनकी मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी। ठीक है जी। सोनू कुमार है जी, ये कोर प्राइमा के साथ प्रोफेनोफोस तथा साइफरमेथ्रिन मिला सकते हैं क्या? कोर प्राइमा जो है ये उसकी अक्सर किसान की हैबिट ये रहती है कि चाहे तो वो यूरिया में हर चीज मिलाने का प्रयास करता है। क्लोरेंटानिलोफोल जो है एक मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये हर जिसको कहते हैं क्या नाम है एनवायरमेंटली जी, तो ये इसमें कोई भी चीज दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दवा इस्तेमाल होती है गन्ने में ड्रेंचिंग के रूप में जी, तो इसको ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए क्लोरेंटानिलोफोल जो है। और जो अन्य दवा एक सिस्टेमिक दवा है कॉन्ट्रैक्ट वर्जन, उन दोनों को आपस में मिला सकते हैं। जी जी। ये VKP है 0238 गन्ने में रेड रोट कितने दिन तक प्रभावी रहता है? देखिए, ऐसा है, रेड रोट एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार खेत में उसके लक्षण आने शुरू हो गए जी, तो वो स्वतः ही उसको पूरे गन्ने को डेड कर देगा, पूरे खेत को। उसमें 100% भी उसमें क्षति हो जाएगी पूरे खेत में, पूरे खेत में। अगर उसका नियंत्रण मेजर्स नहीं करेंगे, हम उसकी रोगिंग नहीं करेंगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर नहीं डालेंगे, ऊपर से अजाकाडू या एमिस्टा टॉप वगैरह का जो स्प्रे नहीं करेंगे और रोगिंग नहीं करेंगे, तो पूरे खेत को 100% को वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। मोहदीना मैं जी ये बोल रहे हैं खेत का पीएच कम करने के लिए, पीएच मान जो बोल रहे हैं उसमें फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, पीएच मान को कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ जैविक विधियां अपनानी पड़ेंगी। अगर पीएच मान ज़्यादा है, अगर भूमि हमारी क्षारीय होती जा रही है, तो उसमें जो है हम एक तो जो है कृषि प्रणाली को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। फसल चक्र को बदल के उसमें हम हरी खाद का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, देसी खाद का प्रयोग करें, जो गोबर की FIM खाद होती है उसको हम डालें। और उसी के साथ में एक जिप्सम आता है जी, वो सरकारी सारे बीज भंडार पे और राज्य के जो भी संस्थान है उत्तर प्रदेश सरकार के, वहाँ पे वो अनुदान पे भी मिलता है। उसमें जिप्सम का प्रयोग करें और खेतों में फसल चक्र अपनाएं, तो सबसे ही उसका पीएच मान जो है नियंत्रित होगा जी। सुरेंद्र सिंह है जी, ये कह रहे हैं रेड रोट के लिए ट्राइकोडर्मा कितना कारगर है तथा खेत में कितनी बार प्रयोग करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल भाई ने पूछा है। ट्राइकोडर्मा 2 तरह का आता है, एक हमारा पाउडर रूप में आता है, एक आता है लिक्विड में जी। पाउडर रूप की जो मात्रा होती है वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें बुआई के समय गोबर की सड़ी खाद में 1 हफ्ते के लिए मिला के छाया में रख देना चाहिए, और खेत की अंतिम जुताई के समय उसको हमें बखेर देना चाहिए जी। ये मात्रा तो है आपकी बुआई के समय की, पाउडर वाले की जी। और जो मात्रा हमारी लिक्विड वाली है उसकी मात्रा रहती है 2 लीटर पर एकड़ जी। उसको भी उसी तरह से, उसके लिए हमें कल्चर बनाना पड़ेगा। 2 से 2.5 किलो गुड़ ले लेंगे और 1.5 से 2 किलो बेसन में उसको मिक्स करके कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में उसको मिक्स करके 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। और फिर उसको उस अवस्था में जब गन्ने का जर्मिनेशन हो जाएगा, या उस कंडीशन में कि भाई वो अगर बुआई के टाइम पेंडे पे डालना चाहता है तो पेंडे पे उसको लिक्विड फॉर्म में डाल सकता है जी। ये है जी स्वराज विद फार्मर है, थाइपोनेट मिथाइल प्रोफेनोफोस के साथ NPK का प्रयोग कर सकते हैं लिक्विड का? ये जो NPK वगैरह जो आम है, हाँ कर सकते हैं जी जी, कोई दिक्कत नहीं। ये मोहदीना में जी, गन्ना बंधाई के बाद किसी उर्वरक का प्रयोग सबसे अच्छा रहता है? वही किसान सबसे ज्यादा परेशान है वो किसान में। मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इसका प्रयोग इस साल करके देखें, स्वतः भी आपको इसका अभ्यास हो जाएगा और इसका उत्पादन पे वृद्धि पे आपको एहसास हो जाएगा, उत्पादन इसका अच्छा मिलेगा। मैं दोबारा पुनः फिर सिफारिश कर रहा हूँ कि इस समय यूरिया न लगाएं। जी जी बिल्कुल। अंकुल चौधरी है, कोराजिन तथा कार्बोसल्फान की ड्रेंचिंग की जा सकती है क्या? देखिए, ऐसा है, ड्रेंचिंग तो किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा जो कोराजन है, कोराजन
इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जी। और इसका 90 दिन तक असर रहता है। अब इस अवस्था पे अगर किसी की लेट प्लांटिंग है, जो गन्ना मई या अप्रैल के लास्ट में बोया गया है, केवल उसमें ही इसका इस्तेमाल करें, बाकी इसका समय निकल चुका है। जी। जसवीर सिंह है जी, ये पूछ रहे हैं सर मैंने 8 बजे रात्रि में कीटनाशक का स्प्रे किया था, क्या काम करेगा? मतलब कहने का ये, जैसे स्प्रे करनी शुरू करी शाम के टाइम तो रात के 8 बज गए, तो उसमें काम करेगा? देखिए ऐसा है ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम जो एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन भर में हमें अपना स्प्रे कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मात्रा थोड़ा 19-20 का थोड़ा सा जो प्रभाव मिलेगा पौधे के ऊपर, वो दवा लग गई है तो उसका काम तो करेगी। जी बिल्कुल। ये कोई किसान है जी 038 में रेड रोट है, पूरा खेत सूख रहा है, क्या करें? देखिए अगर पूरा खेत सूख रहा है, अगर उसमें परसेंटेज की बात करें तो उसका प्रोसेस एक ही है। खेत को पहले पहचान करें, उनको मूढ़ों को खेत से बाहर निकाल के जलावें या दबावें, उसमें फिर ब्लीचिंग पाउडर डालें और उसके बाद अजाका डू या एमिस्टार टॉप का जो है 200 ml की डोज पर एकड़ का स्प्रे करें। जी जी। जसवीर सिंह है जी, ये कह रहे हैं गन्ना बंधाई के बाद टॉप बोरर के लिए स्प्रे कर सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, ये जब नियंत्रण नहीं होता है तो किसान अपनी संतुष्टि के लिए जी। ये मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में भी बताया और किसान भाइयों से फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस हर चीज का समय होता है। ये जो टॉप बोरर है इसकी लाइफ साइकिल है, इसकी लाइफ साइकिल स्वतः आप अगर देखेंगे जब फरवरी मार्च में गन्ने की हार्वेस्टिंग शुरू होती है वहीं से शुरू हो जाती है पहली स्टेज, और चलते चलते आपका जो है जून की जो महीना होता है इसमें 30 स्टेज है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। उसको नियंत्रण करने के लिए जैसे मैंने 3-4 कैटेगरी आपको बताई, एक तो पीडी गन्ना, उसके बाद में अक्टूबर का गन्ना, उसके बाद में स्प्रिंग जो फरवरी मार्च का हुआ गन्ना, और एक गन्ने की वो स्टेज जो स्वतः जनरली किसान गेहूं के बाद बोते हैं, उसका बुआई होती है अप्रैल या मई में जी। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अप्रैल का लास्ट वीक और मई का फर्स्ट वीक, इसमें हमारा जो कोरोजन है, क्लोरेंटानिलोफोल के रूप से और दूसरे भी ब्रांड आ रहे हैं, हेलीप्रो है, एक आपका मेटको है और एक आपका सिटीजन है। किन्हीं भी किसान भाइयों को जो उपलब्धता में है उसका मई के प्रथम सप्ताह और अप्रैल के लास्ट वीक में पेड़ी वाली फसल और अक्टूबर में एक बार लगा देना चाहिए, जिसका असर जो है आपको 90 डेज का उसको रिजल्ट मिलेगा। जी बिल्कुल सर। प्रशांत सैनी है जी, ये पूछ रहे हैं जैसे कार्बोसल्फान का स्प्रे कर रहे हैं तो जो स्प्रे करने वाला है उसके नुकसान से कैसे बच सके? देखिए ऐसा है, इन चीज़ों को स्प्रे करने में तो सावधानी, आजकल किट आती है, उस किट का इस्तेमाल करें और अपने मुंह पर जो है मास्क को लगावें और हाथों में जो है बने किट आती है आजकल, अगर स्प्रे आप कर रहे हैं उस समय उस किट का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे श्वसन क्रिया में या कहीं पे भी आंख नाक पे उस चीज़ का नुकसान ना हो। तो जी ये आज के कमेंट जो यहाँ के किसान है, एक बार उनसे परिचय लेंगे, फिर उसके बाद जो है इनसे पूछेंगे कि वीडियो कैसी लगे। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। जो मैं गाँव राजेंद्र सिंह, ग्राम खुशहालपुर का निवासी हूँ। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब जो है जानकारी दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो ना लगा कि जो है गलत जानकारी दे रहे हैं? नहीं, ये तो इनसे तो हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं करीब। अच्छा, ये गन्ना वगैरह जो हाँ, पिछले 15-20 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। राम राम भैया। राम राम जी। अपना एक परिचय करो। मेरा नाम योगेश कुमार, गांव खुशहालपुर। जी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं दवाई के बारे में और जो जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भैया, क्या सही लगी या बिल्कुल ऐसे? सही है, इन्हीं के दिशा निर्देशन में सारे काम करते हैं हम, तो इनसे पूछ के जो भी दवाई वगैरह डलनी होती है खेत। गन्ना तो तुम्हारा भी 18 वैरायटी है? हाँ जी, 18 बढ़िया कर रखा है जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है सवाल और रह गया 18 वैरायटी के अंदर जो है, जैसे देखो सामने मैं वीडियो में दिखा दूं, ये पत्ता है इस तरीके से पीला, साइड से पीला पड़ जाता है, इसकी क्या कारण हो गया जी? देखिए ऐसा है, ये इस समय बरसात के दिनों में जो पौधे की जो फिजियोलॉजी है जी, कुछ सिम्टम तो इस तरह के आते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। देखिए जनरली मैं आपको एक संदेश देना चाह रहा हूँ किसान भाइयों के लिए, हम लोग जितने भी हमारे पेड़ पौधे हैं, चाहे हम फसल करें गेहूं की, चाहे करें गन्ने की, चाहे करें धान की, 16-17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जी। इसमें 3 मेजर एलिमेंट जो है वो हमें वायुमंडल से 95%, जिनको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हम कहते हैं जी, CHO, ये मिल जाता है हमें 95% हिस्सा। 3% जो जरूरत है हमें, वो जरूरत है 3 मेजर एलिमेंट या मैक्रो एलिमेंट्स को कहते हैं,
कार्बन हाइड्रोजन क्या नाम है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, NPK जिसे हम कहते हैं। तीसरा 1% जरूरत होती है पौधे को हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीज और सल्फर आते हैं जी। इसकी भी आज की आवश्यकता है। इसके अलावा जो 6-7 एलिमेंट हमारे रह गए, जिंक है, बोरोन है, मैग्नीज है, आपका मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, फेरस है, ये आपका 1% की जरूरत होती है। तो हम लोग NPK की मात्रा को निर्धारित करके लिए इसके सबसे पहले मैं बढ़िया आपको अभी संदेश देना चाहता हूँ किसान भाइयों से। हर क्षेत्र में आज क्रिफ्को और इफ्को संस्था, जो भारत सरकार की कोऑपरेटिव लेवल की संस्था हैं, वो सारी की सारी निःशुल्क आपकी मिट्टी की जांच करती हैं जी। मैंने भी कई जिलों की मिट्टी उनके माध्यम से किसान भाइयों के लिए चेक कराई है। तो एक तो अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं समय समय पर जी। और उसके बाद ये ना सोचें कि हम नाइट्रोजन, यूरिया ज़्यादा देंगे, उन एलिमेंट की भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी में भी लीफ पे इस तरह के सिम्टम आ जाए। मान लिया बोरोन की कमी है, उसकी मात्रा तो बहुत कम जरूरत है जी, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा भी उसके लिए जरूरी है। अगर हम उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस दें, उससे उसका असर नहीं जाएगा जी। तो कई बार इस तरह के लक्षण जो है इन दिनों में, जब पौधा ग्रोथ करके गन्ना बनने की स्थिति आती है, तो कई बार लक्षण इस तरीके के आ जाते हैं जी। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने फ़ोटो भेजा मेरे पास कि उन पर गलती से जो है मतलब कोई कृषि केंद्र जो है उसने ऐसी दवाई दे दी कि वो गन्ने में नुकसान हो गया। खरपतवार की दवाई, खरपतवार तो गया लेकिन गन्ना भी सूख गया। किसान भाई ने 15 दिन बाद हमारे पास जो कमेंट करा और उसकी जानकारी मांगी, तो उसमें किस चीज़ का स्प्रे जो है मतलब गन्ने ने अब बचा सके थोड़ा बहुत। देखिए, ऐसा है, एक तो जानना ये जरूरी है मेरी जानकारी के लिए कि वो जो एलिमेंट है ना, जो उसमें खरपतवार नाशी या कोई चीज़ है, क्या चीज़ है, आप किसान से UPL की जी वो दवाई नहीं, UPL की दवाई से अगले क्वेश्चन में लें। मुझे इस बात का थोड़ा सा वो आना चाहिए कि किस चीज़ से उसका रेडियल इफेक्ट, साइड इफेक्ट आया, तो फिर मैं उसके बारे में सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। मेरा नाम वीरपाल, गांव खुशहालपुर। जैसे डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं, तो सही लगी जानकारी? हाँ, सही लगी। हम तो इनसे ही सलाह लेते हैं, जो भी कोई नई दवा आवे उसके बारे में बूझे हैं पहले इनसे। अच्छा, सही काम मतलब बढ़िया जानकारी दे। मैं गन्ना वैसे सही खड़ा कर रखा तुमने। तो भैया आज की जो वीडियो है ये खुशहालपुर गांव के अंदर ही, और यहाँ पे जो है डॉक्टर DS सिरोही भाई ये बुलाए गए आज, जिनसे मतलब रिक्वेस्ट करी गई कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी थोड़ी सी समस्या है, उन्हें जो सुने। और टॉपिक देखो, हमने एक वीडियो में ट्रेंच का क्लियर करा और एक में अपना जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है ये भी क्लियर कर दिए। अगर फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।